देखो कोरिलेशन, धनात्मक सहसंबंध हो गया था। अब बात आती है ऋणात्मक सहसंबंध की। देखो ऋणात्मक सहसंबंध, नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, देखिए नेगेटिव कोरिलेशन में मैंने बताया था, देखो क्या होता है, ये भी हो सकता है। देखिए प्लस और प्लस हो रहा है तो मैंने ये बताया था पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, माइनस और माइनस होगा तो भी पॉजिटिव कोरिलेशन। कहने का मतलब यह है कि एक चर में वृद्धि और दूसरे चर में भी वृद्धि हो रही है तो वो आपका धनात्मक सहसंबंध है, और एक चर में कमी हो रही है और दूसरे चर में भी कमी हो रही है तो वो भी आपका क्या है, धनात्मक सहसंबंध। लेकिन ऐसे हो रहा है एक चर में वृद्धि और दूसरे चर में कमी, और एक चर में कमी और दूसरे चर में वृद्धि। कहने का मतलब ये कह रहा है कि एक चर में वृद्धि और एक में कमी, और एक में कमी और दूसरे में क्या हो रही है, वृद्धि। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो आपका क्या कहलाएगा, ऋणात्मक सहसंबंध कहलाएगा, ऋणात्मक सहसंबंध। क्लियर, क्लियर हो गई बात। एक चर में वृद्धि के साथ साथ दूसरे चर में कमी, या एक चर में कमी के साथ साथ दूसरे चर में वृद्धि होगी तो उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक सहसंबंध कहेंगे। तो लिखो। हाँ गुरुजी। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि देखिए एक चर में वृद्धि के साथ साथ दूसरे चर में क्या हो रही है, कमी, और एक में कमी के साथ साथ दूसरे चर में क्या हो रही है, वृद्धि। तो वो आपका क्या कहलाएगा, ऋणात्मक। लिखो इसमें। जब दो चरों में परिवर्तन, जब दो चरों में परिवर्तन, जब दो चरों में परिवर्तन विपरीत दिशा की ओर, विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, अर्थात एक चर में वृद्धि, अर्थात एक चर में वृद्धि, एक चर में वृद्धि तथा दूसरे चर में कमी, या एक चर में कमी, या एक चर में कमी, एक चर में कमी तथा दूसरे चर में वृद्धि हो, उसे ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं, ऋणात्मक सहसंबंध। उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक सहसंबंध। समझ में आ गई क्या बात। एक चर है, एक्स वेरिएबल है, उसमें तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और वाई वेरिएबल में क्या हो रही है, कमी हो रही है। एक बार एक्स वेरिएबल में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और वाई वेरिएबल में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। एग्जाम्पल लिख लो आप।
x वेरिएबल और एक आपका क्या आ जाएगा y वेरिएबल, ठीक है। इधर x वेरिएबल और फिर आपका क्या आ जाएगा y वेरिएबल। देखिए 7, 8, 9, 11, 12, ठीक है। एक में तो क्या हो रही है वर्दी, एक में कमी है 150, 120, 100, 70 और 50। एक में तो क्या हो गई वर्दी और दूसरे में क्या हो गई कमी। एक में फिर यहाँ पर क्या हो रही है, फर्स्ट वाले में क्या हो रही है वर्दी 50, 70, 100, 120 और 150, और यहाँ पर आपका 12, 11, 9, 8 और 7। ये तो बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है घट रहा है, ये इसमें क्या हो रहा है ये बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है घट रहा है। क्लियर, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो आपका कौन सा हो गया धनात्मक। विपरीत दिशा में परिवर्तन, वहां लिखा है ना दो चरों में परिवर्तन क्या हो विपरीत दिशा में। देखिए इसमें क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो इसमें क्या हो रहा है घट रहा है, इसमें क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है घट रहा है। विपरीत दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा ऋणात्मक सहसंबंध कहलाएगा। देखिए इसका डायग्राम जो होगा YO X, इसका जो धनात्मक सहसंबंध का तो ऐसे स्टेट यूं था। क्लियर, तो जो ऋणात्मक सहसंबंध है उसका यूं रहेगा आपका। उतारिए नेगेटिव कोरिलेशन। दोनों में x बढ़ाई है, इसका तो कम कर दो। अच्छा इसमें उल्टा ले लो, इसमें वर्दी हो रही है तो इसमें अब ले लो कमी ले लो 12, 11, 12, 11, 9, 8 और 7, और यहाँ वर्दी ले लो 50, 70, 100, 120 और 150। तो ये आपका कौन सा हो गया ऋणात्मक सहसंबंध। उसके बाद आता है रेखीय सहसंबंध। देखिए जब परिवर्तन समान अनुपात में होता है तो वो आपका रेखीय सहसंबंध कहलाता है। समान अनुपात में परिवर्तन, रेखीय सहसंबंध, लीनियर कोरिलेशन। कौन सा कोरिलेशन लीनियर, ऐसे लीनियर कोरिलेशन। देखिए परिवर्तन क्या हो समान अनुपात में हो। फॉर एग्जाम्पल देख लो, पहले मैंने कहा ये x वेरिएबल है और मैंने ये y वेरिएबल है। मैंने कहा 3, 6, 9, 12, मैंने कहा 2, 4, 6, 8। देखिए यहां पर सब में परिवर्तन किसका हो रहा है, यहां पर कितना, तो समान अनुपात में परिवर्तन हो तो वो आपका कौन सा कहलाएगा रेखीय सहसंबंध कहलाएगा। तो लिखिए
दो चरों के मध्य परिवर्तन का अनुपात, दो चरों के मध्य परिवर्तन का अनुपात दो चरों के मध्य परिवर्तन का अनुपात स्थिर हो या स्थिर रहता है तो उसे रेखीय सहसंबंध कहते हैं। रेखीय सहसंबंध कहते हैं। कौन सा सहसंबंध कहेंगे? रेखीय सहसंबंध। कौन सा सहसंबंध होगा? रेखीय सहसंबंध। क्लियर? और इसको भी अगर आप ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे तो वही सीधी रेखा बनेगी। क्लियर? और सीधी रेखा बन जाएगी तो ये ध्यान रखना वो धनात्मक रेखीय सहसंबंध हो गया। कौन सा? रेखीय में और अरेखीय में दो पार्ट बताई थी कि रेखीय और अरेखीय, और उसमें भी धनात्मक और ऋणात्मक। तो अगर स्ट्रेट लाइन बन गई तो वो आपका कौन सा हो गया? धनात्मक रेखीय सहसंबंध। क्लियर? ठीक है, तो आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। वही एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल। वही 3, 6, 9, 12, 15 और 18। 4, 8, 12, 16, 20 और ये आपका 24। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में देखिए प्लस हो रहा है। क्लियर? तो ये आपका कौन सा होगा? रेखीय धनात्मक। क्या होगा? देखिए दोनों बता देता हूं मैं यहां पर, इसको इधर बनाते हैं। रेखीय सहसंबंध एक्स और वाई। देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 4, 8, 12, 16, 20 और 24। क्लियर? वाई ओ एक्स और वही आपका देखो। ठीक है, तो कौन सा सहसंबंध हो गया? धनात्मक रेखीय सहसंबंध। क्यों हुआ धनात्मक रेखीय सहसंबंध? देखिए इसमें भी एक्स वेरिएबल में भी वृद्धि हो रही है और वो वाई वेरिएबल में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब यहां पर लिख लीजिए एक और एग्जांपल। देखिए एक्स वाई, एक चर में क्या हो? वृद्धि हो और दूसरे चर में क्या हो? कमी। तो एक चर में तो हमने ले लिए 3, 6, 9, 12, 15 और 18। दूसरा चर ले लिया हमने जुड़ जाएंगे। देखिए दो चरों के मध्य परिवर्तन का अनुपात स्थिर नहीं होता तो उसे अरेखीय या वक्र रेखीय सहसंबंध कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका देख लीजिए। एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल। देखिए यहां पर तो वो 3, 6, 9, 12 और 15। क्लियर? यहां पे इन्होंने बता दिया वाई वेरिएबल में
10, 11, 13, 15, 17। क्लियर? तो ये आपका धनात्मक कौन सा हो जाएगा? अरेखीय। क्लियर? और अगर एक चर में क्या हो रही है? वृद्धि, और दूसरे चर में क्या हो रही है? कमी, तो वो क्या हो जाएगा आपका? ऋणात्मक अरेखीय से संबंध। तो डायग्राम भी देख लो। वाई ओ एक्स, वाई ओ एक्स। देखो, अरेखीय से संबंध, और ये आपका कहलाएगा धनात्मक अरेखीय से संबंध। अब ऋणात्मक का एग्जाम्पल बताने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। देखिए, ऋणात्मक में होगा तो एक चर में तो क्या हो जाएगी? वृद्धि, और एक में क्या हो जाएगी? कमी। तो आपका जो ऋणात्मक सहसंबंध है ना, उसका डायग्राम देखिए, वाई ओ एक्स, और ये ऐसे आपका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक अरेखीय सहसंबंध। उसके बाद लिखिए सरल आंशिक व बहुगुणी सहसंबंध। सरल आंशिक तथा बहुगुणी सहसंबंध। देखिए,
एक स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के मध्य सहसंबंध सरल सहसंबंध कहलाता है। एक स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के मध्य सरल सहसंबंध एक स्वतंत्र चर, एक स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर हो, तथा आश्रित चर के मध्य सहसंबंध सरल आंशिक सरल सहसंबंध कहलाएगा। सरल सहसंबंध कहलाता है। बोलिए आपने पहले सरल की भी कोई है डेफिनेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, मैं बता देता हूं आपको एग्जाम्पल, कि हमने आयु ले ली, एज, और क्या ले लिया, वेट ले लिया, भार ले लिया, ठीक है। और आप ये कह रहे हो कि जिसकी 17 वर्ष आयु है इसमें वेट कितना है, जिसकी 18 वर्ष और जिसकी 20 वर्ष, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सरल सहसंबंध। ये चर अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। ये चर भी अपने आप में, ये इस पर आश्रित है कि ये कह रहे हो कि 17 वर्ष के बच्चे की आयु कितनी है, 40 वर्ष। 18 वर्ष के, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर लिखो बहुगुणी सहसंबंध। मल्टीप्लाई कोरिलेशन। और पीजी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही रहता है। देखिए अब तक जो सरल हो गए, इससे पहले वाले टॉपिक तो अंडर ग्रेजुएशन बीकॉम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुगुणी वाला सहसंबंध है वो पीजी लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुगुणी सहसंबंध बीकॉम फर्स्ट ईयर में नहीं पूछा जाता है, क्लियर। इसके प्रैक्टिकल सवाल नहीं आते हैं बहुगुणी सहसंबंध के। बाकी जो नॉर्मल आपके कोरिलेशन है उसके सवाल फर्स्ट ईयर में पूछे जाते हैं, और आपके पीजी वगैरह में जो होता है उसमें आपको बहुगुणी सहसंबंध पूछा जाता है। तो फर्स्ट ईयर के लिए बहुगुणी सहसंबंध तो कराने की जरूरत है ही नहीं, क्लियर। तो आपको तो वहां तक ही क्या कर रहा है, ध्यान रखना। लिखिए इसमें बहुगुणी सहसंबंध क्या होता है, दो से अधिक चर मूल्यों के मध्य, दो से अधिक चर मूल्यों के मध्य सहसंबंध को, सहसंबंध को बहुगुणी सहसंबंध कहते हैं। बहुगुणी सहसंबंध कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देख लीजिए, एज ले लिया आपने, वेट ले लिया आपने, और आपने इनकी क्या ले ली, हाइट। तो कितने वेरिएबल हो गए टोटल, दो से अधिक वेरिएबल हो गए। तो ये आपका कौन सा सहसंबंध कहलाएगा, बहुगुणी सहसंबंध कहलाएगा। क्या, कौन सा सहसंबंध कहलाएगा, बहुगुणी। 17, 18, 20, 40, 41, 45, 150, 160,
170। जो हाइट है वो सेमी में 150 सेमी, 160 सेमी, 170 सेमी। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं बहुगुणी सहसंबंध का। देखिए क्या बहुगुणी सहसंबंध के लिए खेत है, गेहूं की फसल, खाद और वर्षा। देखिए वर्षा अच्छी होगी तो गेहूं की फसल भी क्या होगी, वर्षा और खाद अच्छी होगी तो क्या परिवर्तन होगा, गेहूं की फसल क्या होगी, अच्छी होगी। क्लियर। देखिए वर्षा, खाद और गेहूं, तो कितने चर हैं यहां पर, 2 से अधिक। तो ये भी आपका क्या है, बहुगुणी से। भाई वर्षा कम है और खाद की मात्रा भी नहीं है, और खाद की मात्रा खूब है लेकिन वर्षा ही नहीं है, तो गेहूं के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और वर्षा और खाद दोनों अच्छे हैं तो गेहूं के उत्पादन क्या होगा, अच्छा होगा। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका क्या हो गया, बहुगुणी सहसंबंध। अब यहां पर कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन की बात करेंगे अब, कि जो भी आप सहसंबंध में फाइनल आंसर निकालते हैं उसको ये कहा जाता है कि ये पूर्ण सहसंबंध पूर्ण धनात्मक है कि पूर्ण ऋणात्मक है, कि किस प्रकार का सहसंबंध है, कि सहसंबंध उपस्थित है या नहीं है, वो चीजें। तो उनको बोला जाता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध का परिणाम, सहसंबंध का परिमाण, परिमाण डाल लेना, परिमाण, सहसंबंध का परिमाण। क्लियर। अब आपको ये क्या हो गया,